देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में आज बता के ख़त्म करते हैं क्लास टेंथ के लिए। एक्चुअली 11वीं में डिटेल में हम इसको बताएंगे, क्लास टेंथ में आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया। देखिए, बक्कल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, जो कि हमारे लार में जो सलाइवा होता है, सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज जो होता है उसी को हम सलाइवरी एमाइलेज को टाइलिन नामक एंजाइम, जो आपने सुना होगा, कॉमन नाम है, जो टाइलिन नामक एंजाइम से जानते हैं। तो सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम ये दो एंजाइम हमारे निकलते हैं सलाइवा के थ्रू, मतलब बक्कल कैविटी में पाए जाते हैं। ये जो लाइसोजाइम होता है, ये लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है, और ये जो सलाइवरी एमाइलेज होता है ये एक्चुअल में टाइलिन कहलाता है, जो जनरल इसका है टाइलिन। और टाइलिन में पी साइलेंट होता है, PTYALIN, टाइलिन, इसी को हम टाइलिन कहते हैं। तो ये 30% कार्बोहाइड्रेट यानी कि 30% स्टार्च के डाइजेशन में ये हेल्पफुल होता है। मतलब 30% स्टार्च का डाइजेशन माल्टेज, 30% स्टार्च का डाइजेशन माल्टोज में टाइलिन करता है, यानी कि सलाइवरी एमाइलेज। अब देखते हैं स्टमक में, स्टमक बक्कल कैविटी में डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से शुरू होता है। यदि आपको खाने में प्रोटीन दिया जाए, अरहर की दाल, मूंगफली, सोयाबीन ये सब दिया जाए, तो आपका डाइजेशन कहाँ से शुरू होगा? वो स्टमक से शुरू होता है, यानी कि पेट से शुरू होगा। पेट मतलब स्टमक, स्टमक में शुरू होगा। वहाँ पर एसिडिक मीडियम होता है, स्टमक में HCl आता है, गैस्ट्रिक सेल से Cl आपने देखा होगा सिक्रेट करती है, तो वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। एसिडिक मीडियम होने के नाते काफ़ी जो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी थोड़ा आगे देखते हैं इसको। स्टमक में 4 से 5 घंटे फूड रहता है, 4 से 5 घंटे फूड स्टे करता है, अच्छे से डाइजेस्ट होता है। एक्चुअली जो माउथ में बोलस होता है, बोलस माउथ के अंदर जो हमारी जो टाइलिन एंजाइम होता है और जो खाना होता है, उसको जब हम खुद चबाते हैं तो जो लुगदी बनती है उसको बोलस कहते हैं, दोनों में मिक्सअप होकर के बोलस जाता है स्टमक में। अब बोलस स्टमक में पास आउट होता है उसोफेगस के थ्रू। तो स्टमक में क्या होता है, जो बोलस होता है इसमें जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो निकालती है सारे जूस होते हैं, वो उस बोलस में ऐसे जिसे आटे में पानी डाल के गूँथा जाता है उसको गूँथ देते हैं। इस गूँथने को कहते हैं चर्निंग मूवमेंट। क्या कहते हैं? चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट के थ्रू मिला दिया जाता है, जो कि काइम बन जाता है, वो काइम बन जाता है। देखिए, स्टमक में 4-5 घंटे फूड होता है, बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस मिलकर के चर्निंग मूवमेंट के द्वारा काइम बना लेता है। अभी जो काइम होता है ये पूरी तरह से आगे जब काइम बन जाता है तो जो डाइजेशन होना होता है स्टमक में वो होता है, फिर आगे भेज दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये काइम पहुंचता है तो उसमें उसके जूस बहुत सारे हैं, जैसे ड्यूडेनम में जूस निकलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस होता है, ये सारे मिलकर के सक्सेस इंटेरिकस जो इंटेस्टाइन जूस होता है वो सब मिलकर के काइल बना लेता है। ठीक इस तरह से डाइजेशन होता है। तो अभी स्टमक की बात करें तो स्टमक में कैसीन, ये जो स्टमक में कैसीन, कैसीन क्या है? कैसीन मिल्क का प्रोटीन है। जो बच्चा दूध पीता है, यानी कि इन्फेंट जो होते हैं, जो दुधमुहे बच्चे होते हैं, इन्फेंट यानी कि 6 महीने से साल भर जो बच्चा जब तक दूध पीता है उसको इन्फेंट के नाम से जाना जाता है। तो इन्फेंट में एक्चुअली जो मिल्क का प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, एक एंजाइम होता है रेनिन। तो जो मिल्क का प्रोटीन होता है उसे हम कैसीन कहते हैं, और वो डाइजेस्ट करवाता है रेनिन। एडल्ट में या बड़े बच्चे में ये रेनिन नहीं निकलता है। रेनिन मिल्क के प्रोटीन को बचाता है, यानी कि सीधा सीधा दूध को हजम करने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत होती है उसका नाम होता है रेनिन। बड़े लोगों में रेनिन नहीं निकलता, इसलिए दूध का डाइजेशन कायदे से नहीं हो पाता ठीक से। अब देखिए, कैसीन मिल्क का प्रोटीन है, मिल्क को पचाने के लिए रेनिन आता है, और उसको रेनिन क्या करता है, कैसीन को तोड़ देता है कैल्शियम, कैल्शियम पैरा, कैल्शियम पैरा कैसीनेट, कैल्शियम पैरा कैसीनेट, कैल्शियम पैरा कैसीनेट के थ्रू कैल्शियम पैरा कैसीनेट। एक्चुअली इसी को हम दही के नाम से भी जानते हैं। दही का जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम पैरा कैसीनेट है। तो इसमें कैसीन को इसमें तोड़ दिया जाता है, उसके बाद इसके ऊपर एक्ट करता है अब पेप्सिन। एक्चुअली पेप्सिन एक प्रोटीन को तोड़ने वाला, डाइजेस्ट करने का एक एंजाइम होता है, जो बड़ों में भी पाया जाता है, सब में पाया जाता है।
तो कैल्शियम पैराकैल्सिनेट ये जो है इस पर पेप्सिन एक्ट करता है, पेप्सिन, और पेप्सिन इसको दो चीज़ों में तोड़ता है। एक का नाम होता है पेप्टोन्स और दूसरे का नाम होता है पेप्टियोजेस। तो प्रोटीन जो है होता है वो कायदे से टूट जाता है। ठीक, अब देखिए स्टमक के अंदर प्रोटीन को पचाने के 3 एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है पेप्सिनोजन, एक होता है प्रोरेनिन, एक होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज एक्चुअली HCl अम्ल इनको जो है इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जो प्रो लिखे होते हैं ये सब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये हटा देने पर ये एक्टिव बन जाते हैं। तो फिलहाल क्लास 10 के लिए इतना जान जाइए कि पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज ये 3 जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं स्टमक के अंदर। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से मीडियम एल्कलाइन होता है, बेसिक मीडियम होता है। स्टमक तक क्या था, एसिडिक था, अब यहाँ पर आ गया बेसिक मीडियम। अच्छा, बकल कैविटी में क्या था, टाइलिन एंजाइम में 6.8 pH होता है, लगभग एसिडिक होता है, नहीं तो न्यूट्रल होता है, थोड़ा सा एसिडिक, नहीं तो बकल कैविटी में न्यूट्रल pH और स्टमक में एसिडिक, और स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम पर डाइजेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लीवर ने बाइल को बनाया और बाइल को स्टोर किया गॉल ब्लैडर ने और कंसंट्रेट किया, और फिर उसके बाद सिस्टिक डक्ट और वो जो है हिपैटिक डक्ट के थ्रू, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, फिर पैंक्रियास से बहुत सारे एंजाइम और ये सारी चीज़ें ड्यूडेनम में उड़ेल दी गई। मतलब जो इंटेस्टाइन का पहला पार्ट था वहाँ पर वो आ गया। तो बहुत सारे जूस जो आ गए, तो बाइल जो था, बाइल एल्कलाइन, बाइल एक्चुअली बाइल में बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट दो चीज़ें होती हैं, बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट। तो बाइल जो साल्ट होता है उसमें जो होता है वो एल्कलाइन नेचर पूरे इंटेस्टाइन में क्रिएट करवाता है, और वो जो बाइल पिगमेंट होता है, तो बाइल पिगमेंट एक्चुअली कलर होता है, जो हमारे फीकल मैटर होता है, जो फीकल मैटर का जो कलर होता है वो बाइल पिगमेंट के द्वारा ही होता है। ठीक, तो ये जो बाइल होता है ये एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करवाता है। तो एल्कलाइन मीडियम जो होता है बाइल क्रिएट करवाता है, और बाइल का एक काम और भी होता है, जो फैट को पचाने वाला एंजाइम लाइपेज होता है उसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिवेट करता है, लाइपेज को एक्टिवेट करता है। और बाइल का एक बहुत बड़ा काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका मतलब क्या होता है, जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े मालिक्यूल टुकड़े जो खाते हैं, मैक्रो मालिक्यूल फैट जो होता है, फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं, उनको पहले ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है, जिनको माइसेली भी कहते हैं। तो फैट के बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में बाइल साल्ट तोड़ता है, बाइल साल्ट तोड़ता है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल पर फिर लाइपेज एंजाइम जाकर के एक्ट करता है और उनको डाइजेस्ट कर देता है। देखिए लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करने का एक एंजाइम है, लेकिन जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें पहले बाइल आता है, बाइल बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे में तोड़ता है, फिर उस पर लाइपेज आता है, लाइपेज उसको पूरी तरह से तोड़ देता है। अब देखिए ट्रिप्सिनोजन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म का एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम आता है। ट्रिप्सिनोजन को इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, फिर ये एक्टिवेट होता है एंटीरोकाइनेज नामक एंजाइम के द्वारा। ट्रिप्सिनोजन एक्टिव होता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनता है एंटीरोकाइनेज नामक एंजाइम से। और एक बार जब ट्रिप्सिन बन गया तो उसमें बहुत सारे इनएक्टिवेट एंजाइम पाए जाते हैं, उसको वो ट्रिप्सिन अकेला एक्टिवेट करता रहता है। तो ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च भी होता है, जैसे फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, इस सब का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्टार्च का डाइजेशन एमाइलेज करता है, स्टार्च का डाइजेशन एमाइलेज करता है डाइसेक्राइड में करता है। और स्टार्च जो यहाँ पर आप देख रहे थे 30% स्मॉल 30% स्टार्च जो होता है बकल कैविटी में डाइजेस्ट हो चुका था, बाकी 70% आगे सरका दिया जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में 70% स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अभी तो इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ बाकी है, बाकी 11th क्लास में देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे उसको। अब इतना जो ये जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, जो जहाँ हमने ये सब बताया आपको, इतना आप याद रखिएगा, क्लास 10 के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कल जो होता है इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक, डाइजेशन लगभग यही खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं।
ठीक है, थैंक यू।